अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में। का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराना रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होम सीरीज़ के लिए पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड का कल अनाउंसमेंट तो हुआ, लेकिन उसके बाद इस स्क्वाड पर काफ़ी बात हो रही है, इस पर काफ़ी तनकीद हो रही है, जिसकी बुनियादी 2-3 वजह हैं कि बहुत सारे खिलाड़ियों को टीम में दोबारा जो है वो वापस लाया गया, जिसकी कोई ख़ास वजह दिखाई नहीं दे रही। बहुत सारे खिलाड़ी चाहे वो टेस्ट टीम के हों, वनडे के हों, T20 के, ये बात बड़ी अब ज़बान ज़द आम है कि एक 2 मैच दे के जो है वो खिलाड़ियों को बाद में या तो स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया जाता है। और सलमान अली आगा हों या अगर हम बात करें कामरान गुलाम की, तो एक ऐसे में तो खैर बगैर खेले ही खिलाड़ी ड्रॉप हुए। सरफराज अहमद पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं, ठीक है, चले आपने उनको इस वक्त नंबर में प्रायोरिटी नहीं रखा, बिल्कुल ठीक बात है, जो कि रिजवान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन एक साबिक कप्तान एक सीनियर खिलाड़ी को जब आप टीम से ड्रॉप करते हैं तो फिर आपको उसकी एक बड़ा सॉलिड आपके पास उसका कोई व्यू पॉइंट होना चाहिए, उसका जिक्र भी होना चाहिए। लेकिन हैरानकुन तौर पर अगर चीफ सेलेक्टर ने 8 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड की, लेकिन बिल्कुल तस्करा नहीं था सरफराज का। सिर्फ ये ज़रूर कहा कि हारिस को हम लेकर आए हैं, लेकिन सरफराज जो कि 2 साल से कैरी हो रहे थे टीम के साथ, उनको ऑब्वियसली तमाम दौरों में रखा गया, लेकिन इवेंचुअली फिर उनको इस टीम से ड्रॉप कर दिया गया। तो क्या वो T20 टीम में शामिल होंगे नहीं होंगे, इस हवाले से हमसे बात करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रिप्ले हेडलाइन। तो हेडलाइन आपने देखी और अब बात करते हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज़, और फिर उसमें पाकिस्तान के जो ओडीआई स्क्वाड है हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ जो हमें इस वक्त लाहौर से ज्वाइन कर। रऊफ, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। बहुत सारे फीडबैक जो मैंने सुने सीनियर जर्नलिस्ट के एनालिसिस देखे, इसके साथ साथ जो सोशल मीडिया फीडबैक देखा, वो यही है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रही हैं स्क्वाड्स के अंदर, चाहे वो वनडे हो, T20 हो, टेस्ट हो। अब इस केस में आप देखेंगे 4 नए खिलाड़ी जो है वो होम सीरीज़ में आ गए हैं, लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स को बाहर जाना पड़ा। सैयद मकसूद, हैदर अली एक वक्त टीम में होते हैं, बड़े अहम प्लेयर होते हैं, बट उसके बाद वो नज़र नहीं आते। इसी तरह कामरान गुलाम हैं, इसी तरह सऊद शकील तो चले मौजूद हैं, लेकिन इसी तरह अगर आप देखें तो शाहनवाज धानी की एंट्री हो जाती है तीनों फॉर्मेट के अंदर। आपकी क्या राय है स्क्वाड के ऊपर? देखिए, मेरी वो राय तो वही है जो पिछले 10-15 साल से है कि ये जो जॉब है एज ए चीफ सेलेक्टर या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एज ए कोचिंग की, ये एक कंप्रोमाइज जॉब है। और मैं इसीलिए 10-15 साल से कह रहा हूँ कि मैं इसमें बिल्कुल मोहम्मद वसीम को कसूरवार नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि ठीक है, आप उनको इससे पहले जॉब नहीं देगी, इससे पहले इंतजाम उला किया, बाकी जो सीनियर टेस्ट प्लेयर्स थे उनको चीफ सेलेक्टर बनाया गया, आमिर सेल को बनाया गया। तो जब जॉब ही ऑब्लाइज करना है आपने, तो सबको करना चाहिए। ये एक टेन्योर रखना चाहिए जिसपे एक साल के लिए सबको इस जॉब पे अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, जितने भी पाकिस्तान के टेस्ट प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल प्लेयर, क्योंकि ना तो इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोई सहमत है, ना इनका कोई विजन है और ना ही कोई पॉलिसी है। आप देखें कि बगैर वजह के बाद दफ़ा पाकिस्तान ऐसे प्लेयर्स हैं जो टीम के अंदर आ जाती हैं और फिर बगैर वजह के उनको बाहर निकाल दिया जाता है। ना हमको समझ आती है कि पिछले कितने अरसे से यही एक तमाशा लगा हुआ है कि किसी को कोई समझ नहीं आती कि इन प्लेयर्स को कहाँ से उठाकर ले आते हैं और पाकिस्तान की टेस्ट इंटरनेशनल कैप्स बांट दी जाती हैं, और उसके बाद फिर उनको उसी तरह निकाल दिया जाता है बगैर किसी वजह के। यही आप देखें कि शाहनवाज दानी, आपके ही प्रोग्राम में मैंने कहा था कि उससे T20 फॉर्मेट का वो अच्छा बॉलर है और उसको उसमें ओब्लाइज करना चाहिए था, ताकि वर्ल्ड कप से पहले आपके जो जितने भी 5-6 फास्ट बॉलर के एक बेंच में आपके पास एक रिजल्ट सामने आ जाता कि किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। आपने पिछले 2 टूर्स में उसको ड्रॉप नहीं किया, उसको टेस्ट टीम के साथ रखा, जिसके लिए डेवलप होने के लिए, उसको बॉडी शेप अपनी डेवलप करने के लिए, अपनी बॉलिंग डेवलप करने के लिए टेस्ट क्रिकेट में उसको कम से कम 2-3 साल का अरसा या 3-4 फर्स्ट क्लास सीजन और चाहिए। तो ये उन्होंने उसको टेस्ट में रख दिया और T20 से ड्रॉप कर दिया। आप फ्रॉम नोवेयर उसको उठाकर वर्ल्ड कप से पहले जो आपकी आखिरी सीरीज है उसमें आपने उसको टीम में कंसीडर कर दिया। इसी तरह जो जाहिद महमूद थे, उनकी परफॉर्मेंस किसी फॉर्मेट में थी और उनको ओब्लाइज किसी फॉर्मेट में किया गया। उस्मान कादर की मिसाल आपके सामने है। उसके बाद आबिद अली देखे कि पहले 8-10 साल इसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको नेग्लेक्ट किया और 10 साल के बाद उसको जब टीम में लाए तो उसकी रिजर्व पे या उसके रिप्लेसमेंट पर आपके पास कोई सेकंड ओपनर तैयार नहीं है। अब वो कोलैप्स हो, स्कोर करे या ना करे, उन दोनों ने ही खेलना, क्योंकि पीछे आपने कुछ 10 साल में तैयारी की नहीं है। इसी तरह एक लंबी स्लॉट आपका स्पिनर में देख लें, नमाज अली 38 साल की एज में आप उससे टाइम को पास करवा रहे हैं पाकिस्तान का। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं, उनको मेरा ख्याल है कि सॉल्व करने की ज़रूरत है। ठीक है, और इसी हवाले से हमने एक स्पेशल रिपोर्ट बनाई है इमरान सिद्दीकी हमारे रिपोर्टर ने कि जो चेंजेस हुई हैं स्क्वाड के अंदर वो बड़ी हैरानकुन है, लोग इस पर बड़े सवाल हैं। आप रिपोर्ट देखिए, पर आके मजीद रऊफ से बात करते हैं। रऊफ, ब्रेक पे जाने से पहले क्विक आपका मैं आंसर लेना चाहूँगा। सरफराज अहमद को 2 साल आपने घुमाया
तमाम टूर्स पे, वो डोमेस्टिक भी नहीं खेल सके, आपने मौका भी नहीं दिया, और फिर आपने होम सीरीज़ में जहाँ उनके साथ उनका चांस बनना चाहिए था, या शायद आप रिजवान को रेस्ट भी करा सकते थे, आपने उन्हें टीम से ही बाहर कर दिया, और फिर रोहेल को भी नहीं लेकर आए, जिसके मुतालिक हम काफ़ी अर्से सुन रहे हैं। आप हारिस को लेकर आए, यहाँ हारिस से बिल्कुल कोई हमें मसला नहीं है, अल्लाह करे आगे चल के वो बहुत अच्छे विकेट कीपर बने, बस ये तरीकाकार आपको लगता है ठीक है? देखिए, आपको क्या लगता है ये तरीकाकार ठीक है? मैं किसी भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, मगर ये देखें कि ये इस तरीके से अगर आप सिस्टम को चलाएंगे तो कितनी देर आप इस तरीके से लोगों को, पाकिस्तानी अवाम को आप इस अंडर द कारपेट चीज़ों को डालकर आप मसले आगे बढ़ाएंगे कि एक पाकिस्तान का एक्स कैप्टन आया और उसका अगर आपके ख्याल में कि उसका टाइम पूरा हो चुका है, पूरी दुनिया में प्लेयर्स आते हैं और चले जाते हैं, कोई भी प्लेयर पास्ट अपना गुजार चुका है, तो मेरा ख्याल है कि उसको इनको बता देना चाहिए था कि आपकी जगह नहीं है, हम नए लड़कों को डेवलप कर रहे हैं। अब ना कोई, यही देखे ना, आप ही के प्रोग्राम में पिछले 3-4 साल से कह रहा हूँ कि इसकी जगह नया लड़का रखिए, उसको डेवलप करे साथ, ताकि उसको एक्सपीरियंस हो। फायदा क्या हुआ कि 2-3 साल आप सरफराज को साथ घुमाते रहे टीम के साथ, और उस बेचारे का भी कैरियर भी खराब किया, उसको अब एंड ऑफ द डे उसको टीम से भी ड्रॉप कर दिया, और फायदा नुकसान पाकिस्तान का क्या होगा कि कोई लड़का भी तैयार नहीं हुआ उसकी जो रिप्लेसमेंट पर। ठीक है, पुरान में एक न्यूज़ ब्रेक शामिल करना है रऊफ भाई, और उसके बाद ब्रेक पे जब वापस आएंगे तो फिर करेंगे बाबर आजम की भी, जो कि उनकी मुलाकात हुई बड़ी अहम, और उसके बाद ही टीम अनाउंस हुई थी। तो क्या रमीज राजा बाबर भी इस सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा है? रऊफ से जानेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। रिप्ले में खुशामदीद, और हम बात कर रहे हैं सरफराज अहमद की, जो एक्सक्लूजन हुई है पाकिस्तान ओडीआई स्क्वाड से। और कप्तान बाबर आजम ने भी लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू की, उनसे सवाल हुआ, लेकिन उन्होंने इसको बड़ी खूबसूरती से जवाब दिया। आइए पहले आपको दिखाते हैं। अगर आप देखें बाबर की बॉडी लैंग्वेज या जो मैंने उनकी बात करने का अंदाज देखा, उन्होंने टोटली बैक ही किया है मोहम्मद वसीम को, जो भी उन्होंने डिसीजन लिए। सरफराज के ऊपर तो बात ही नहीं की, फिर वो कहते हैं जी सबको खुश नहीं किया जा सकता। तो क्या ऐसे ही है रऊफ भाई, हम कभी खुश नहीं होंगे सिलेक्शन से? देखिए, सिलेक्शन में आप खुश होंगे अगर आपका एक विजन और पॉलिसी और पूरी जो कौम है उसको इत्मीनान में लेकर डिसीजन लिए जाएं। जब तक आप पाकिस्तानी कौम को या पब्लिक को, उन लोगों को जो क्रिकेट को समझते हैं, उनको इत्मीनान में लेकर फैसले नहीं करेंगे, उस वक्त तक उसका रिजल्ट यही आएगा। अब ये तो मुमकिन नहीं है कि आप बाहर जाकर और अपनी मर्जी से अपनी पसंद के प्लेयर्स को ऑब्लाइज करें, उनको टेस्ट कैप बांटते रहें, उनको इंटरनेशनल कैपें देते रहें, और एक दो मैचेस के बाद उनको फारिग करते जाएं। तो ये तो मेरा ख्याल है कि इस तरीके से कभी किसी मोहल्ले की टीम भी नहीं बनती, जिस तरीके से पाकिस्तान की क्रिकेट को चला रहे हैं। तो इसमें मेरा ख्याल है कि एक गवर्निंग बोर्ड ऐसा पावरफुल लोगों पर कंसिस्ट होना चाहिए। अगर रमीज राजा वाकई कोई काम ये मेरा सवाल था रऊफ, कहते हैं कलाम, आखिर सवाल है कि अब तो साबिक कप्तान और क्रिकेटर रमीज राजा चेयरमैन बनने जा रहे हैं। वो खुद क्रिकेटर हैं, आप कोई ब्यूरोक्रेट नहीं आया, कोई सियासतदान नहीं है, वो खुद क्रिकेटर हैं। आप समझते हैं कि उनको बड़े आप कोई सख्त फैसले करना होंगे ताकि लोगों की शिकायतें दूर हों? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी जल्दी कोई फैसले कर सकते हैं वो, या कोई इतनी जल्दी कोई इम्पैक्ट आ सकते हैं, क्योंकि इस सिस्टम को बनाने के लिए आपको बड़ा लंबा अरसा चाहिए होता है, और इसको तोड़ने के लिए जिस तरह के मानी साहब ने या वसीम खान ने या कि जम्बिश कलम एक ही साइन के साथ पूरे पाकिस्तान के डिपार्टमेंट और पूरे पाकिस्तान के क्लब क्रिकेट को मुअत्तल कर दिया था, मगर अब 4 साल गुजरने के बावजूद भी कोई एक सिटी टूर्नामेंट भी वो नहीं करवा सके। तो इसको दोबारा रीजनरेट करने के लिए, इसको दोबारा सिस्टम में वापस लाने के लिए बड़े मुश्किल इनको टाइम से गुजरना पड़ेगा। और मेरा नहीं ख्याल कि रमीज राजा अगर एक शॉर्ट टर्म के लिए आए तो वो इतनी जल्दी कुछ इम्पैक्ट डाल सकेंगे। आखिरी सवाल आपसे रऊफ, T20 टीम की अनाउंसमेंट भी अगले हफ्ते होनी है, क्या करना चाहिए? क्या इसी तरह चेंजेस होती रहेंगी? सुना खुशदिल शाह आ जाएंगे, शायद शर्जील खान की वापसी होगी, और ये बाकी स्क्वाड यही रहेगा। तो ये है ऐसा स्क्वाड जो वर्ल्ड कप में जाके कोई खास कारकर्दगी दिखा सके? कंडीशन जरूर हमें फेवर करती हैं और हमारे फॉर्मेट में रिकॉर्ड तो अच्छा है। देखिए, कंडीशन डेफिनेट फॉरवर्ड करती हैं अबू धाबी और जो यूएई की कंडीशंस है,
हमेशा से पाकिस्तान को वो फेवर करती रही है, और एक तरीके से वो पाकिस्तान का, आप इसको होम ग्राउंड और होम ग्राउंड भी कह सकते हैं, कि पीछे पाकिस्तान 10-15 साल इन्हीं ग्राउंड्स पर बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल चुका है। ये तो एक पाकिस्तान को बहुत बड़ा एडवांटेज है। मगर डिसएडवांटेज ये है कि पाकिस्तान का जो मिडल आर्डर या लोअर मिडल आर्डर है, वो अभी तक सेट नहीं हो सका, जिसकी प्राइम एग्जांपल ये है कि आपको अनफिट से मकसूद को लेकर जाना पड़ा और उसको खिलाना पड़ा। उसके बाद आपको आजम खान, चलिए रोज देखते हैं, जैसे आपने कहा कि मिडल ऑर्डर लोअर ऑर्डर तो बिल्कुल हमारा सेट नहीं है, लेकिन अब टीम अनाउंसमेंट हो रही है, कंडीशन हमें फेवर है, रिकॉर्ड हमारा फॉर्मेट में अच्छा है, शायद ये दो चीज़ें पाकिस्तान को यहाँ पर संभाला दें। लेकिन अगले हफ्ते क्या टीम अनाउंस होगी, इस हवाले से तो हम बात करेंगे। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस होंगे तो रमीज राजा की अपॉइंटमेंट के बाद पॉसिबल चेंजेस क्या हैं, डॉक्टर नुमान नियाज़ से बात करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुराब रिप्ले में खुशामदीद। और अब बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो वर्ल्ड T20 का स्क्वाड है। बहुत सारी हैपनिंग्स हो रही हैं, उनमें सबसे जो इंपॉर्टेंट हैपनिंग थी वो थी एहसान मानी साहब को एक्सटेंशन ना मिलना और रमीज राजा साहब का आना। और जिन साहब ने खबर ब्रेक की थी, हमारे बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब ऐसा मौजूद हैं इस वक्त। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ तो आपने दी थी बहुत बड़ी, जब किसी को पता नहीं था। कोई और ब्रेकिंग न्यूज़ है सर? यार ब्रेकिंग न्यूज रोज तो नहीं निकलती मशीन में से। जी जी, थैंक यू सो मच। और ऑब्वियसली बहुत कुछ हो रहा था एंड वी गॉट टू नो कि प्राइम मिनिस्टर जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ऑब्वियसली फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन, वर्ल्ड बीटिंग ऑलराउंडर, उनका इस बार ख्याल था कि प्रोफेशनल क्रिकेटर जो है उनको ट्राई किया जाए। और जैसे गफार आपको आइडिया होगा कि बहुत कम क्रिकेटर्स थे जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हेड किया है। सबसे पहले इनमें जो है सैयद फिदा हुसैन थे, जो मुस्लिम के लिए खेले हुए थे रिप्रेजेंटेटिव, और वो लॉर्ड टेनिसन की टीम के अगेंस्ट भी खेले थे अनऑफिशियल टेस्ट फॉर इंडिया। और उसके बाद हमने देखा अब्दुल हफीज कारदार, जो कि वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट्स ऑफ BCCP। एंड देन जावेद बर्की एडहॉक कमेटी के चेयरमैन रहे, और एजाज भट्ट साहब जो हैं वो उन्होंने हेड किया PCB को, और डॉक्टर जफर अल्ताफ जिन्होंने पाकिस्तान से टूर किया था। सो शायद प्रैग्मेटिज्म, अब प्राइम मिनिस्टर का ये ख्याल है कि मॉडर्न वर्ल्ड में ये हमारी क्रिकेट जो है उसकी बहुत सारी मसाइल हमें नज़र आए, जहाँ पे हमने इंटरनेशनल टीम्स को तो अट्रैक्ट कर लिया था एहसान मानी साहब के टाइम पे, और दूसरा रमीज राजा उनके कॉन्फिडेंट हैं, और 8 साल उनकी अप्रेंटिसशिप में वो पाकिस्तान के लिए खेले हुए हैं। ऑब्वियसली सीजन्ड कैंपेनर हैं, CEO रहे हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर रहे हुए हैं, लाइट बैंक के स्पोर्ट्स को हेड किया हुआ है एज प्रेसिडेंट। सो ये डिसाइड हो रहा था, और फिर बीच में थोड़ा सा एक तातुल आया, डिले आया, और वो शायद ये था कि जो पेंडिंग काम है वो शायद एहसान मानी साहब की तरफ से कन्वे हुआ था पेट्रन को कि अगर वो ये ख़त्म करके जाएं। फिर 1 साल की बात हुई, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली शायद साल की एक्सटेंशन हो नहीं सकती, 3 साल का टेन्योर था। फिर ये डिसाइड किया कि असद अली खान जो नॉमिनी है, वन ऑफ द 2 नॉमिनीज ऑफ द पेट्रन, उनकी जगह रमीज राजा को रख के वाइस चेयरमैन बनाया जाए जब तक एहसान मानी साहब जो है वो चेयरमैन रहे। फिर बात यहाँ तक पहुंची कि एहसान मानी साहब थोड़े रिलक्टेंट थे, और वो चाहते थे कि स्टेटस को रहे और असद अली खान ही रहे, और रमीज के शायद उनका कोई लेवल ऑफ डिस्कम्फर्ट नजर आया, यहाँ वो रेजिस्टेंट टू चेंज थे। और फिर आपको पता है जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं वेरी क्लियर हेडेड मैन, उन्होंने फिर डिसाइड किया कि अगर रमीज राजा ने साल के बाद आना तो व्हाई नॉट नाउ, एंड नाउ वी आर गोइंग टू हैव रमीज एज द 35th चेयरमैन ऑफ PCB। तो खबर तो ये बड़ी कॉन्क्रीट थी, और मैं हैरान हो रहा था कि हमारे बहुत सारे सहाफी भाई जो हैं वो डॉक्टर साहब बाजी लेके, आप ये तो हम कह रहे हैं आपको, आप बाजी लेके इस बार आपने जो है वो सारे रिपोर्टों के पीछे छोड़ दिए। लेकिन आपको एक और चीज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बताता चलूं कि शायद एहसान मानी साहब ने एक जूम कॉन्फ्रेंस भी की थी, एक जूम मीटिंग की थी, जिसमें समी बर्नी थे, जिसमें वसीम खान थे, जिसमें सलमान नसीर थे, और एक कोई चौथे साहब थे, और यही डिसाइड हुआ था कि स्टेटस को मेंटेन होगा। और उसके बाद ये खबरें आना शुरू हुई थी कराची में और हर जगह प्रेस में, और हमारे सीजन जर्नलिस्ट ने भी ये कहा कि एहसान मानी स्टेइंग एंड रमीज राजा भी नहीं आ रहे। तो वो थोड़ा सा मुझे भी रॉन्ग फुट करने की कोशिश की गई, लेकिन मैं जब अपने सोर्सेज के पास गया तो उन्होंने कहा तसल्ली रखें, रमीज हैज़ टू बी इन,
either as vice chairman or as chairman of the Pakistan Cricket Board. चलिए डॉक्टर साहब, बड़ी दो तीन टॉपिक हैं जिन पे मैं क्विकली आपकी राय लेना चाहूँगा। एक तो ये कि आप माशाल्लाह बड़ी अलग नज़र से देख रहे होते हैं मामलात को। चेयरमैन आपके एक जा चुके हैं, दूसरे चेयरमैन ने आना जी 13 को। टीम आपकी वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस हो रही है और 2 इंपॉर्टेंट सीरीज़ के लिए 6 तारीख को, मतलब मिड एयर में हम लोग। आप नहीं समझते कि रमीज़ राजा साहब को कोई कॉन्स्टिट्यूशनली प्रॉब्लम तो नहीं थी ना कि वो 13 को ही आके हल्फ उठाना था या उन्होंने इलेक्ट होना था? ये तो पहले को हो सकता था। आप समझते हैं ये ठीक हो रहा है? यार गफार, देखें, बात सुने यार, जब आप इस लेवल पे आ रहे होते हैं ना, आप एक विजन के साथ आते हैं और आपके प्लान्स होते हैं, ये बड़ा नी जर्क रिएक्शन होता है। अगर रमीज राजा को आप अभी कल इलेक्ट करवा के और चेयरमैन बना देते और वो आईसीसी की टीम रेटिफाई कर रहे होते, डू यू रियली थिंक वो आके वो जितना मर्जी मिसबाह हक के माइंडसेट के अगेंस्ट हो या वो चाहें कि चेंज चाहिए पाकिस्तान टीम को एटलीस्ट व्हाइट बॉल क्रिकेट मैनेजमेंट में, आपका ख्याल है कि वो चेंज कर सकते थे? जब 10 तारीख को आपने टीम भेजनी है, 11 को न्यूजीलैंड की सीरीज स्टार्ट हो जाना है टूर, और उसके बाद इंग्लैंड ने आना और फिर वर्ल्ड कप है। तो मेरे ख्याल में ये एक डिलिबरेट एफर्ट भी हो सकती है कि वसीम खान जी, तो वसीम खान 3 साल से करते आ रहे हैं, तो प्रोबेबली रमीज चेयरमैन तो बन जाएंगे 13 सितंबर को, लेकिन जो असल डिसीजन मेकिंग आपको नजर आना शुरू होगी वो प्रोबेबली वर्ल्ड कप T20 के बाद होगी, इन मिड नवंबर और लेट नवंबर। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि रमीज राजा वैसे बड़े कंजेनियल और बड़े खुश अखलाक और बड़े हंसने खेलने वाले और बड़े मजे के स्टोरी टेलर भी हैं और इंजॉय करते हैं क्रिकेट की डेप्थ को, लेकिन वो बड़े रूथलेस डिसीजन लेने के उनमें भी कैपेसिटीज भी हैं। ऐसी बात नहीं है कि रमीज राजा रूथलेस डिसीजन नहीं ले सकते, तो आपको खाट पिछाड़ नजर आ सकती है, ऑल डिपेंडिंग अपॉन हाउ पाकिस्तान एक्चुअली कम्स आउट इन आईसीसी वर्ल्ड T20। जी, ये मैं कहने लगा था कि हमारे यहाँ वर्ल्ड कप के बाद जो है ना बहुत मसले और तब्दीलियाँ और पूरा सिस्टम जी आउट हो जाता है, बट अब तो वज़ीर रमीज राजा इसी मैंडेट के साथ आए। तो डॉक्टर साहब, हम ये कह सकते हैं कि ये जो वर्ल्ड कप है इज़ जस्ट लाइक अ लाइफ लाइन फॉर चीफ सेलेक्टर, मे बी फॉर हेड कोच, मे बी फॉर सम ऑफ द प्लेयर्स, मे बी फॉर द चीफ एग्जेक्टिव, कि अगर वर्ल्ड कप में अल्लाह करे हमारी टीम में, हम तो चाहते हैं वो जीते, अगर जीत जाएं तो क्या सूरत हाल तब्दील होगी, या जो चांसेस हैं कि हम शायद सेमीफाइनल तक पहुंच जाएंगे वो भी एक अचीवमेंट होगी? अगर डिपेंड करता है समझते हैं सारा कुछ। गफार, देखें, अगर आप बर्ड्स आई व्यू लेना, मैं रमीज राजा को बहुत पुराना जानता हूँ और हम एक ही इंस्टीट्यूट से भी हैं और मैंने रमीज के साथ काम भी किया है। आपको मैं बड़ा क्लियरली बता दूं कि ये अगर कोई समझ रहा है ना, कि मैं कहता हूं कि अगर पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन भी हो गया ना इंशाल्लाह, ठीक है, क्योंकि यूएई में वर्ल्ड कप है, फिर भी आपको चेंजेस नजर आएंगी, बिकॉज मॉडर्न क्रिकेट के साथ इक्वेट करना और बहुत सारी जो एक आप समझ लें कि रमीज को बहुत सारी चीजें जो हैं वो भाती नहीं है जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में हो रही हैं। जी, वो तो करते रहे मॉडर्न क्रिकेट के साथ वो डेफिनेटली इक्वेट करने की कोशिश करेंगे और वो फर्म डिसीजंस लेंगे। सिर्फ अभी मुझे जो एक चीज का थोड़ा देखना होगा कि मैं तो बड़ा साफ बोलता हूँ, आपको पता है, तो खाट पिछाड़ तो आपकी होनी है रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द वर्ल्ड T20, क्योंकि रमीज की इतनी क्रिकेटिंग डेप्थ है कि वो सिर्फ रिजल्ट पे नहीं जाएंगे। जिस तरह हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीत के उसके बाद जो आपका हशर हुआ वो आपके सामने है। बिल्कुल ठीक। तो ये तो बड़ा प्रैग्मेटिकली चीज़ों को लेके और जांच के और भाम के जो है ये तो डिसीजंस तो लेंगे। अब सिर्फ ये मुझे नहीं समझ आ रही कि वसीम खान जो हैं उनका टेन्योर एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ख़त्म होना है फरवरी 2022, और जो रमीज़ की पर्सनालिटी और जो वसीम को हमने जिस तरह देखा है, सो आई पर्सनली फील कि ये अगर तो क्लिक कर गए और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया, क्योंकि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की शेयरिंग जो है वो शायद रमीज़ भी पसंद नहीं करेंगे और वो वसीम भी पसंद नहीं करेंगे। और दूसरा थोड़ा सा ना बड़ी वेग सी पोजीशन है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कि एमडी लिया गया था पहले इन द पीसीबी, क्योंकि आपके पास चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी है और बाय कॉन्स्टिट्यूशन भी जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं सारी वो बेसिकली चेयरमैन के पास होती हैं और अथॉरिटी भी चेयरमैन के पास होती है। तो अगर आपने डिवॉल्व करनी है अथॉरिटी तो वो कैसे करनी है, क्या वो, क्योंकि रमीज और एहसान मानी में जो फर्क है वो एज डिफरेंस भी है, मजाज का भी फर्क है, पर्सपेक्टिव्स का भी फर्क है। ये खुद क्रिकेटर भी हैं और ये हैंड्स ऑन है, इनको पता है कि क्लब क्रिकेट की पॉलिटिक्स क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट की पॉलिटिक्स क्या है, सिफारिशें कैसे होती हैं, करप्शन कैसे होती है, कैसे धांधलियाँ होती हैं। सो अब ये चीज़ एक देखनी होगी। और दूसरा वसीम खान पे डिपेंड भी ये भी करेगा कि जो आपने जिस तरह पीएम का और पेट्रन का विजन
जो उनका था वो क्या आप 3 साल में उसका लेआउट कर सके और क्या आप प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट कर सके। तो इम्प्लीमेंटेशन में भी आपको कुछ कबाहतें नज़र आती हैं। ये चीज़ देखनी होगी। अगर तो इन दोनों ने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया तो फिर तो आप वसीम खान के सेकंड टेन्योर का सोच सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि सीईओ की अपॉइंटमेंट ही अबॉलिश हो जाए या वो रिडंडेंट और वेकेंट रखी जाए और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो हैं वो रमीज राजा उनसे ऑपरेशनल काम करवाएं और पॉलिसी और एग्जीक्यूटिव डिसीजन खुद लें। लास्ट 2 क्वेश्चंस, उनमें से इंपॉर्टेंट है, आपके तो दोस्त भी हैं, आपके साथ बड़ा काम भी किया है, चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम साहब, उनका फ्यूचर आप कैसे देखते हैं? और मिसबाह-उल हक एज अ हेड कोच रिगार्डलेस ऑफ द T20 रिजल्ट, क्योंकि रमीज राजा साहब अपने यूट्यूब चैनल पे और मेरे अपने प्रोग्राम में कह चुके हैं 6 महीने पहले कि पाकिस्तान नीड अ सेपरेट T20 आउटफिट जहां आपका कोच जो है ना वो T20 मिजाज को समझता हो। ही इज दैट अगेंस्ट द मिसबाह-उल हक एज अ T20 कोच। अब तो नहीं कर सकते, आपने जैसे फरमाया कि अब वक्त ही नहीं बचा। ये 2 फ्यूचर आप कैसे देते हैं दोनों की पोस्ट के? यार इसमें मैं बड़ा क्विकली आपको एक चीज बताऊं, थोड़ा सा रॉन्ग परसेप्शन है। मिसबाह हक एट वन टाइम वाज द बेस्ट T20 बैट्समैन इन पाकिस्तान डोमेस्टिक एंड कंटेम्पररी क्रिकेट। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो एज कोच ट्रांसलेट नहीं कर सके और वो इनका एक टिपिकल माइंडसेट था जिसको आप डिफेंसिव कह सकते हैं, ओवर कॉशियस कह सकते हैं और स्टेटस को का माइंडसेट है। तो वो रमीज को नहीं बहाता और वो मॉडर्न क्रिकेट के साथ आपको इक्वेट होता भी नजर नहीं आता। तो इसमें तो आपको चेंज नजर आएगी। जहां तक आपने मोहम्मद वसीम का कहा, मोहम्मद वसीम प्रोबेबली बनाए गए थे चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर बिकॉज लैक ऑफ चॉइसेस एंड लैक ऑफ पीपल जो कि कम्युनिकेट कर सकते थे और होता ना कि कहीं फिट करना होता आपने। जी। लेकिन स्टार्ट शायद कुछ ठीक था बट बाद में वो भी एक मंडेन स्टाइल में उसी कल्चर का हिस्सा बन गए और शायद उनको सस्टेन करना मुश्किल होगा आफ्टर द वर्ल्ड कप। ऑलराइट सर, लास्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड T20 के स्क्वाड की अनाउंसमेंट होनी है, ये वो सवाल है जिसका जवाब मैं सबसे ज़्यादा आपसे इन डेप्थ चाहूँगा कि ऑब्वियसली आपको सुना है कि न्यूजीलैंड इंग्लैंड, एक तो वर्ल्ड T20 6 सितंबर को शायद एक साथ ही अनाउंसमेंट हो जाए। न्यूजीलैंड इंग्लैंड आपकी होम सीरीज़ और फिर वर्ल्ड T20, बड़े प्रॉब्लम में सर हमारी T20 टीम। इंग्लैंड से हम हार गए, वेस्ट इंडीज़ से मैच मिले नहीं, अफगानिस्तान की सीरीज़ हुई नहीं, सो वी आर टोटली अनप्रिपेयर्ड। ये आप भी समझते हैं कि हमारे पास मिडल ऑर्डर में कौन होगा, अभी ओपनर का नहीं पता, बॉलिंग शायद थोड़ी ठीक है। आपके ख्याल में हमारा T20 स्क्वाड, एक तो क्या अनाउंसमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं इस वक्त? यार देखो, अपने अगर आप पहले तो इनिशियली पूल में देखें तो न्यूजीलैंड, इंडिया और अफगानिस्तान और 2 क्वालिफाइंग टीम्स होंगी। तो आप पूल पे तो अपना स्टैंड करते हैं चांस, क्योंकि न्यूजीलैंड इन यूएई को आप वो न्यूजीलैंड ना समझें जो कि वो अपनी कंडीशंस में नजर आते हैं आपको, चाहे वो इंग्लिश कंडीशंस हो या न्यूजीलैंड की कंडीशंस हो या इवन इन ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। एक तो चीज तो ये है, दूसरा ये कि पाकिस्तान का ब्रांड ही T20 का, आपके लड़के जो वो प्रिपेयर्ड ही नहीं है टेस्ट मैच या 4 डे क्रिकेट या लंबी क्रिकेट का, उनका टेम्परामेंट और एटीट्यूड ही नहीं है। फिर आपके पास इस टीम में 4 बंदों को तो आप अलग कर देना, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी हैं, हसन अली हैं, बाबर आजम है और मोहम्मद रिजवान है। ठीक है, ये 4 तो आपकी ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो गई। अब आपने ओपन किससे करवाना है? अगर बाबर नंबर 3 पे आएगा तो रिजवान के साथ कौन ओपन करेगा? क्या शर्जील खान? ना शर्जील खान लकी होंगे अगर तो रमीज इन द लूप ना रखा गया सिलेक्शन में, तो फिर तो शर्जील खान का मसला नहीं होगा। शर्जील खान होंगे या फखर जमान होंगे, लेकिन ये हिस्सा जरूर बनेंगे आपके स्क्वाड को। और आपने 15 प्लेयर्स हैं, बाकी जितने भी आपने लेके जाने वो पीसीबी ने अपने एक्सपेंस पे लेके जाने। ठीक है। देन शुएब मलिक अगेन बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो बन जाता है। मैं एज ए क्रिटिक ये समझता हूँ, हालांकि बड़े टूर्नामेंट्स में शुएब ने कभी भी उसने परफॉर्म नहीं किया जो शुएब मलिक की क्रेडिबिलिटी है इन T20 क्रिकेट जो वर्ल्ड वाइड लीग्स में देखते हैं। रमीज एज और यंग ब्लड और उसका थोड़ा सा मसला हो सकता है, लेकिन मुझे शुएब मलिक ड्राफ्टिंग इन होते नजर आ रहे हैं कि वो आ जाएंगे, क्योंकि हमारे मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम रहा। ये चीज़ें बड़ी क्लियर मुझे लग रही हैं कि T20 में हम शायद शुएब मलिक को वापस आता ज़रूर देखें। मोहम्मद हफीज़ लोग मुझे अजीब लगता है, क्योंकि अब रमीज़ राजा पर्सनल स्कोर सेटल करने वाले नहीं हैं और ना वो आ रहे हैं ना वो कीना परवर हैं। और ये बहुत छोटी चीज़ें हैं कि पर्सनली यूसुफ का क्या इशू था या हफीज़ का क्या इशू था। अब वो जब एज चेयरमैन आएंगे तो वो पॉलिसी मेकर आएंगे और वो एक
ऊपर से व्यू करेंगे तो हफीज तो इस टीम का हिस्सा बनते हैं। आपको स्पिनर दूसरा, एक तो अमाद वसीम आपके पास होगा, उस्मान कादिर पे आपने बेट करना है या जाहिद महमूद को देखना है। इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट अगर डिसीजन लेना है तो शायद अगेंस्ट टॉप क्वालिटी टीम्स उस्मान कादिर उस तरह परफॉर्म ना कर पाए। जाहिद क्योंकि तेज करते हैं तो ये एक मुश्किल डिसीजन होगा। वैसे बाबर के बहुत क्लोज हैं उस्मान, तो उस्मान नजर आते हैं। फिर अमाद वसीम और क्या वो जो आपने अभी भेजे हैं, वापस भेजे थे वेस्ट इंडीज से, मोहम्मद नवाज, तो ये आपको देखना पड़ेगा क्योंकि स्पिनर्स वहां पे दे डू द टॉकिंग ना, और बाकी फास्ट बॉलर आपकी मोर और लेस सेटल्ड है। तो इस T20 टीम में कोई इतना शराजा नहीं बिखरा हुआ, वो हमने खुद अपना मजाक बनवा दिया। हमने मतलब खुशदिल शाह को, आसिफ को, फिर वो जो है अपना इफ्तिखार को, फिर हमने आजम को, हमने वो मतलब अजीब किसी को बहुत लंबे चांस दे दिए, हुसैन तलत को ले आए, किसी को पूरी अपॉर्चुनिटी नहीं दी, फखर को 4-5 पे खिला दिया। तो वो मैनेजमेंट की कंफ्यूजन ज्यादा नजर आई है, बट इस बार मुझे लग रहा है कि बाबर आजम विल पुट हिज फुट डाउन। ठीक है डॉक्टर साहब, आखिर में क्योंकि आप शेख मलिक की बात की, आप ऐसे बड़ी खबर दे गए, ये मैं इसको नोट कर लिए, दैट कुड बी वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि अभी टीम में नहीं थे, लेकिन आप समझते हैं कि जो हैदर या आजम है या जो एक इफ्तिखार वाली स्लॉट है, क्योंकि एक आध बंदा तो उसमें मौजूद होगा, आपको क्या लगता है इन जो नए न्यू कमर थे इनमें से कोई सस्टेन करेगा? यार हैदर में टैलेंट बहुत है लेकिन ही नीड्स टाइम। ठीक है। और आजम प्रीमेच्योर इंडक्शन है, अगेन नथिंग अगेंस्ट टैलेंट एंड एबिलिटी। मैं तो फिटनेस की तरफ भी नहीं जा रहा क्योंकि उसकी क्रिकेटिंग एक्सपर्टीज ठीक है, लेकिन आई थिंक वो प्रीमेच्योरली इंडक्ट किया आपने। हाँ, इफ्तिखार को मैं सोच सकता हूँ, मैं बहुत रैशनली सोच सकता हूँ। मैंने इफ्तिखार को क्रिटिसाइज किया जब उनको मिसबा ने प्रोलॉन्ग्ड अपॉर्चुनिटीज दी थी और साफ लगता था कि इनहेरेंट बायस है, लेकिन इफ्तिखार एक मैच्योर है बंदा है, और इफ्तिखार ने रिसेंटली PSL में भी प्रूव किया कि वो ऊपर आके भी बहुत अच्छा एडजस्ट होता है, सिचुएशनली अपने आप को बहुत उभारता है। सो आई पर्सनली फील कि इन तीनों में नामों में तो मैं इफ्तिखार की तरफ जाऊं, लेकिन वी स्टिल हैव टू सी कि सरफराज अहमद का क्या फ्यूचर है। UAE की पिचेस में अगर आप सरफराज अहमद को मिडिल ऑर्डर में कंसिडर करें, बुग्ज़े माविया हटाएं और उनको आप लेके आएं, तो वो शायद T20s में आपको बहुत करामत हो सकते हैं आपके लिए, और विकेट कीपिंग रिजवान कर सकते हैं। सरफराज कैन बी इक्वली गुड इन द आउटफील्ड। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर टाइम एनालिसिस, और लेट्स होप कि पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म करे वर्ल्ड T20 में। 6 सितंबर को लाइकली है कि पाकिस्तान का वनडे T20 और साथ साथ वर्ल्ड T20 का स्क्वाड, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारी वनडे और T20 सीरीज़ है, इंग्लैंड के खिलाफ T20 और भी वर्ल्ड T20 स्क्वाड अनाउंस होंगे। तो देखते हैं कि मोहम्मद वसीम, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि शेख मलिक कैन बी अ सरप्राइज इंडक्शन, लेकिन बाकी हमें लगता है कि मोर और लेस वही टीम होगी जिसने इंग्लैंड का पाकिस्तान का दौरा किया था। प्रोग्राम रिप्ले आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।